नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया अपने उच्चतम स्तर को 90 रुपये 25 पैसे तक पहुंच के 90 रुपये 20 पैसे पे बंद हुआ। उससे यह तय हो गया कि एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी 2025 में रुपया है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले याद कर लूं, मोदी जी ने रुपये के ऊपर बढ़ने और घटने के बारे में सरकार को किस तरह से लपेटा था। वो उससे इसलिए शुरू करना जरूरी है कि ये कितना गंभीर है। ये मोदी जी उस समय भी मानते थे और मेरे ख्याल में आज भी मानते होंगे। उस समय तो चीफ मिनिस्टर थे, तो शायद उस समय उतनी समझ नहीं थी, अब तो ज्यादा समझ होगी। तो पहले ये देख लीजिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्योंकि ये आपको एक लार्जर कंटेक्स्ट में मैं समझाना चाहूंगा कि रुपया डॉलर ये है क्या। देखिए, एक मैं आपके साथ ये चार्ट लगा दे रहा हूं, रनिंग उसमें है, आप होल्ड करके देख भी सकते हैं। 1913 से लेके 2025 तक का इसमें डॉलर और रुपए का रेट है। इसमें आपको देख के अजीब सा लगेगा कि 1913 में $1 के लिए केवल आपको 9 पैसे देने होते थे। 9 पैसे बराबर $1। अब आपको लगेगा कि ये कौन सा है भाई, इतना सस्ता। मामला ये था कि उस समय जो हम कोई देश, तो हमारा गुलाम देश था और ब्रिटिश का कंट्रोल था हमारे देश के ऊपर। रुपया कोई इंडिपेंडेंट करेंसी नहीं थी। रुपए को सीधे सीधे लिंक कर दिया गया था ब्रिटिश पाउंड से, और ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर में जो रिलेशनशिप होता था, उसी रिलेशनशिप से रुपए और डॉलर के इस रेट को माना जाता था। यहां पे आप देखेंगे कि इसी वजह से क्या कारण है कि जैसे दुनिया में कहीं कुछ होता था, भारत से उसका कोई मतलब नहीं है। 1930 में द ग्रेट डिप्रेशन, उस पर बहुत चर्चा होती, वो आया था। उसमें जिसको कहते हैं ना, भारत की वाट लग गई थी। इसलिए लग गई थी क्योंकि भारत सीधे सीधे लिंक था ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिटिश पाउंड से। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो टेक्निकली $1 के सामने $1 था। $1 इज इक्वल टू ₹1। ये टेक्निकली था। उसका कारण क्या था? क्योंकि देश की कोई नेशनल बैलेंस शीट थी नहीं। देश के ऊपर ना कोई आंतरिक ना कोई एक्सटर्नल कोई कर्जा नहीं था, डेट फ्री, बैलेंस शीट नहीं, तो इसलिए एक के बना कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1947 में आप फिर इस चार्ट में देखेंगे, डॉलर की कीमत के सामने रुपया था ₹3.30, और इसका कारण यह ₹3.31 था, टू बी स्पेसिफिक। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, ₹3.30 था, माफ कीजिएगा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ₹1 जब ब्रिटिश पाउंड में करते तो 1 शिलिंग 6 पेंस का था, और 1 शिलिंग 6 पेंस को जब डॉलर से कन्वर्ट कर रहे थे तो ₹3.30 आ रहा था $1 के बराबर। यह कहानी वहां के शुरू हुई। मैं उस कहानी को ज्यादा नहीं, आप इसको गूगल करेंगे, आपके सामने ये सब है। फिर आप देखेंगे कि 1965 तक डॉलर 4, 4.5, 4.66 तक डॉलर को संभाल के रखा गया, 4.66 तक। इसका मुख्य कारण यह था कि कंट्रोल इकोनॉमी थी। हम अपने डॉलर को कंट्रोल करके, जो सरकार थी वही उसको तय करती थी, हम उसको 4.66 पे रोके रहे। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में सन 62 की लड़ाई हमने देखी, सन 65 की लड़ाई हमने देखी, 1966 का अकाल देखा, भयंकर भारत में खाने की दिक्कत थी, और भारत को विदेशी कर्जा और विदेशी सहायता की जरूरत थी। तो उस समय जो इंटरनेशनल, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस समय के थे, IMF, उन सब एजेंसीज ने भारत के ऊपर प्रेशराइज किया कि आप अपने रुपए को पहले डिवैल्यू करिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 1966 में
रुपया डिवैल्यू होता है और जो जो एक साल पहले तक 4.66 था वो अब 7.5 रुपये बराबर $1 कर दिया गया और यहां से हमारा विदेशी कर्जा वाला शुरू हो गया था। फिर आप ये लगातार आप अगर इस चार्ट को मैं बीच बीच में दिखाता चल रहा हूं, हटाता चल रहा हूं, दिखाता चल रहा हूं, 1990 तक ये 17.5 रुपए के ऊपर नहीं गया, वही घूमता रहा, धीरे 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 बढ़ता रहा। और इसका मुख्य कारण ये था कि हमारा हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, ऑयल इंपोर्ट हो रहा था, उसके लिए डॉलर की जरूरत होती थी। फिर आप देखेंगे कि 1990-92 में ये वो दौर था जब सोना गिरवी रखा गया था, अगर आपको याद हो। केंद्र में जनता दल की सरकार आई थी, उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार थी और उस समय एक दौर ऐसा आया था जब सोना गिरवी रखना पड़ा था। और उस सोना जब गिरवी रखा गया था, उस समय को अगर आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे 90 को, तो 17.5 से वो एकदम से 91 में गया 22.74 और 92 में गया 25.92 और 1993 तक ये कर दिया गया कि अब ये जो मार्केट है वो एक्सचेंज रेट को तय करेगी। अब इसका सरकारी और कोई नहीं, मार्केट डिटरमिन होगा जितना डॉलर कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस फोर्स से ग्लोबलाइजेशन हो गया था, मार्केट खुल गई थी और फिर इसने जंप लगाया 17.5 से सीधे 30.49 रुपए। अब आप 2008 तक, मतलब अब आप इसको आगे चलते रहिए क्योंकि सीधे 2014 पे मैं इसलिए आ जा रहा हूं कि बीच में 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, वो सब हुआ, वो सब चलता रहा। मई 2014 में मोदी जी की सरकार आई। मई 2014 के जो रेट डॉलर के हैं वो 58.59 पूरे महीने जो 30 दिन है वो यही चलते रहे हैं। अब 59 का बीच वाला ले लीजिए। अब मैंने आपको मोदी जी का पुराना दिखाई दिया था। आज क्या हुआ, 59 से चला हुआ सफर आज 90 क्रॉस कर गया है और यह खतरे की घंटी है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों खतरे की घंटी है, क्यों मैं कह रहा हूं खतरे की घंटी है? एक तो यह हो रहा है कि भारत इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा डेस्टिनेशन नहीं रह गया है। जो विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसा यहां से खींच रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं और पिछले साल का जो नेट पुल आउट जिसको बोलते हैं वो $17 बिलियन का है। भारत की मार्केट से ये पैसा विदेशी उन्होंने निकाला है और उसके कई से कारण हैं और वो अभी और आगे खतरा है। खतरा इसलिए है कि जब IMF आपकी रेटिंग को डाउनग्रेड करता है कि भाई आपके जो डेटा है वो विश्वसनीय नहीं है, उसमें हेराफेरी हो रही है, तो ये कोई आगे आने वाला समय आपको और ये नहीं देता है कि आप और मजबूत होंगे, आपके लिए डर बना रहता है कि आप और कहीं ना गिर जाएं। अब जरा एक बड़ी बात यह भी है कि हमारी हाई इंपोर्ट कॉस्ट है। हमारा जो टोटल ऑयल कंजम्पशन है उसका 90% क्रूड हम इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारी बहुत डिपेंडेंस है बाहर के उससे। हमारे जो हम टोटल एडिबल ऑयल है, जो हम खाते हैं तेल, जिसके सबसे बड़े सप्लायर अडानी जी हैं क्रूड के, हमारे उसमें उनकी दखलंदाजी बहुत है, अंबानी जी की। खाने वाले तेल में 60% तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन कारणों से हमारी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। अब ये जरा एक चीज और आपके लिए समझने वाली बात है कि भारत का 2024-25 में जनरल आपको बात बता रहा हूं, हम कुछ आयात करते हैं, कुछ निर्यात करते हैं। वी एक्सपोर्ट समथिंग, वी इंपोर्ट समथिंग। तो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट है 2024-2025 का मैं फिगर है मेरे पास। 2024-2025 की फिगर है कि हमने 94 बिलियन US$ का ट्रेड डेफिसिट था। मतलब हमने जितना भेजा उससे ज्यादा हमने खरीदा और ये जो डेफिसिट था, ये प्लस में, वो $94 बिलियन था। $1 बिलियन आज के डॉलर रेट के हिसाब से 9,000 करोड़ रुपया होता है। 9,000 करोड़ रुपया। ये फिगर्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये भयावह स्थिति है। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अक्टूबर महीने में, सिर्फ ये तो मैं 2024-25 की आपको पूरा लेखा जोखा दे रहा था, जब ये 94
94 बिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं, इसमें मर्चेंडाइज भी है और सर्विसेज भी है। मर्चेंडाइज जो मतलब प्रोड्यूस करते हैं हम, कारखानों में प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज जो जनरल टूरिज्म सर्विस, फोन पे सर्विस, ये सब सर्विसेज हैं। हम जो मर्चेंडाइज है, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कारखानों में बनते हैं, उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट है 282 बिलियन यूएस डॉलर। 282 बिलियन यूएस डॉलर बहुत बड़ा है। अब चूंकि हमारा ये ट्रेड डेफिसिट है और सर्विस और ट्रेड में हमारा ट्रेड सरप्लस है 188 बिलियन डॉलर, तो दोनों का गैप करके तब हम आते हैं माइनस, मतलब ट्रेड डेफिसिट 94 बिलियन डॉलर का। मैं ये फर्क आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जो सर्विस ट्रेड है ना, ये हमारे हाथ से स्लिप हो सकता है। कॉल सेंटर, इस तरह की जो चीजें हैं, वैल्यू एडिशन, ये जो सर्विस हम दे रहे हैं, ये आपके हाथ से स्लिप हो सकता है। ये कभी भी आपके हाथ से स्लिप होके, वियतनाम बहुत इस पे काम कर रहा है, चाइना बहुत काम कर रहा है, वो आपके हाथ से स्लिप करेगा धीरे धीरे। मैन्युफैक्चरिंग पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम 94 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट 2024-25 में थे। और जो खतरनाक और सोचने वाली बात है कि केवल अक्टूबर महीने में, पिछले एक महीने में, जो अभी महीना गुजरा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑन मर्चेंडाइज 41.7 बिलियन डॉलर था। एक महीने का ट्रेड डेफिसिट 41.7 बिलियन डॉलर था, क्योंकि ये सब अमेरिका का ये जो ट्रेड वो सब आ गया था, इसका असर आपको सामने दिखाई दे रहा था। जो इसका मुख्य कारण तो ये, जो लोग कह रहे हैं कि भाई जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो सेटल नहीं हो पा रहा है, बाकी पूरी दुनिया का सेटल हो गया, हमारा नहीं सेटल हो पा रहा है। अब मोदी जी के जो माय डियर फ्रेंड ट्रंप हैं वो मान ही नहीं रहे हैं, मोदी जी उनके सामने जाना नहीं चाह रहे हैं, अर्थव्यवस्था इसकी वजह से चौपट हो रही है। अब वो एक बड़ा कारण है कि हमारा जो ट्रेड जब सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो हमारा डॉलर भी इसीलिए टूट रहा है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से लोग कहेंगे हमारा ट्रेड सरप्लस। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो इस समय 690 बिलियन यूएस डॉलर का है। कहने को अभी आप बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन ये कब 690 बिलियन से एक वो स्थिति आ गई थी 1990 को याद करिए, 91 को याद करिए, जब केवल 2 हफ्ते का आपका बिल देने का आपके पास पैसा था। देखिए एक चीज और समझिए, अभी क्या है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा, जब इंपोर्ट कर रहे हैं डॉलर महंगा मतलब होता जा रहा है, तो होगा क्या, जो आपके बहुत से गुड्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे, जैसे स्मार्टफोन, गाड़ियां, इन सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। अब जब इन सब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो इसका होगा क्या, इसका सीधे सीधे ये होगा कि जो कंज्यूमर गुड्स, जो इस तरह के जो आप डिस्पोजेबल इनकम से लोग खरीदते हैं, देखिए बाकी एक 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन लेके अपना किसी तरह पेट पालने में है, लेकिन जो लोग खर्च कर रहे हैं उनका एक्सपेंडिचर, जो उनका जो स्पेंडिंग है, जो खर्च करना है, वो कम होगा। जैसे ही वो कम होगा, दो वजहों से होगा। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो इन्फ्लेशन कहा जाता है 4 से 6% होगा, वो अब 6% को आगे जाएगा। इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा टारगेट से ऊपर होगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि आरबीआई जो रेट कट करने की बात होती है कि भाई रेट कट होगा तो चीजें सस्ती होंगी, लोगों को सस्ता पैसा मिलेगा तो लोग स्पेंड ज्यादा करेंगे। अब स्पेंड ज्यादा नहीं करेंगे, ये सारा कुछ अंडे मुर्गी जैसा है। तो एक उसके होने से क्या क्या हो रहा है, अब जब स्पेंड ज्यादा नहीं करेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, जब कंजम्पशन कम होगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी, तो जीडीपी नीचे हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। एक और एस्पेक्ट है जो आज मैं अपने किसी एक मित्र से पूछ रहा था, जो बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग में उसको हेड करता था, रिटायर हुआ है। उसका कहना है कि एक जगह और है, ये जो एजुकेशन, जो हमारे देश में जो लोग विदेश में जाके पढ़ रहे हैं बच्चे, यहाँ से लोन लेके माँ बाप ने कुछ पैसा अपना जुगाड़ करके किया, उनका लोन महंगा हो जाएगा। पहले जैसे आप थे ना, आप जब भेजे थे तो हो सकता है आपको 80 रुपए में $1 हो, अब वहाँ की फीस $100 है। आपने तो भेज दिया कि साहब ठीक है 80 रुपये है $1 का, तो हम 8,000 रुपया दे दिया करेंगे, $100 हो जाएगा। अब आपको $9,000 रुपया देना होगा, सीधे सीधे 10% से ऊपर का हाइक आपके ऊपर आ गया।
एक चीज और है, वो खैर उससे वो नहीं, वो ट्रेवल जो वेकेशन पे जाते हैं, इसे आते हैं, वो कम हो जाएगा। हमारा जो कर्जा है हमारे ऊपर, जो खास करके जो विदेशी कर्जा है, अब क्या है, आप जब विदेशी कर्जा लेते हैं तो उसका मूल भी देते हैं, उसका ब्याज भी देते हैं, प्रिंसिपल भी देते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं। अब क्या है, इंटरेस्ट मान लीजिए आपको देना है $100, तो पहले आप 8,000 में दे देते, अब आपको 9,000 देना पड़ेगा। तो आपका जो कर्जा है वो भी बढ़ गया। आपने लिया था कर्जा 1 लाख, उस समय था 40 रुपए का, या मान लीजिए 60 रुपए का डॉलर, अब हो गया 90 रुपए का डॉलर। तो आपका कर्जा अपने आप बैठे बैठे बढ़ गया। और एक जो मुझे लगता है कि ये जो 90 रुपया अब ये बेस लाइन है, इससे नीचे नहीं आने वाला है। और मैं शुरू किया था मैंने मोदी जी से, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत ही खतरे की घंटी है। मोदी जी के अपने शब्द में आप सुन लीजिए कि मोदी जी क्या बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के से ज़्यादा मोदी जी अपने ही बात को एक बार फिर सुन लेंगे तो शायद उनको कुछ सुध लेंगे, और कहीं थोड़ा ध्यान इस पे भी लगा के वो SIR और इलेक्शन की वोट चोरी से को छोड़ के थोड़े दिन के लिए देश के प्रबंधन, देश की इस पे अगर ध्यान लगा देंगे तो शायद हम इस परेशानी से मुक्ति पाएंगे। नहीं तो मुझे तो कोई मुक्ति दिखाई नहीं देती। मोदी जी की इस बात के साथ खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है।